हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएलसी ट्यूटोरियल्स पे। मैं प्रशांत मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं दो और इम्पॉर्टेंट जॉब्स की जिनकी रिक्रूट आ चुकी है, ठीक है। और इसमें से जो एक रिक्रूट की हम बात करने वाले हैं वो रिक्रूट आपका ऑलरेडी अभी प्रोसेसिंग में, इट मीन्स अभी फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, तो आपको पता हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दो एग्जामिनेशंस की प्रेजेंट टाइम में इसके क्या इम्पोर्टेंस हैं और किस तरह का सिलेबस हमें कवर करना पड़ेगा। जैसा कि अभी पीछे मैंने आपको दो एग्जाम के और रिव्यूज दिए थे, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा एक तो एनएलसी, ठीक है। दूसरा जो जॉब है आपका एनएलसी में जो रिक्रूट अभी चल रही है, और एक है आपका यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर। देखिए, इसका तो फॉर्म बहुत पहले ही फिलअप हो चुका था। तो अभी क्या था कि इसकी जो डेट थी वो जून में थी, ठीक है, 9 जून। बट ड्यू टू द कोरोना वायरस ये डेट आपका एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। अब कब होगा इसकी डेट, अभी जैसे ही चीजें अभी शांत होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका इसका डेट आएगा, ठीक है। तो अभी कहा नहीं जा सकता। देखिए, अगस्त तक तो मुझे नहीं लग रहा कि इसके एग्जामिनेशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। और ये इसके भी एग्जाम आपको जल्दी ही थे क्योंकि ये फॉर्म बहुत समय से आया हुआ है, लेकिन इसकी डेट फर्दर एक्सटेंडेड होती जा रही है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में एनएलसी की जो एक्सटेंड डेट हुई है, आप इस फॉर्म को अभी भर सकते हो। आप इस फॉर्म को क्या भर सकते हो कि 30 मई तक आप अभी इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। तो अगर आपने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एनएलसी की। जो मैकेनिकल के बच्चे हैं वो भी भर सकते हैं। लेकिन आज की जो मेरी ये क्लास है ये केवल इलेक्ट्रिकल का एक्सप्लेनेशन के लिए है कि जो इन दोनों में इलेक्ट्रिकल की सीटें हैं वो कितनी है, एक, और उसके हिसाब से फिर कंपटीशन आपको क्या जाएगा वो चीजें हम देखते हैं। जैसे देखिए, कुछ एग्जामिनेशंस पीछे हुए थे जो कि 8-10 पोस्ट में, उसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था। तो अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ उनके रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा है, तो कट ऑफ थोड़ा सा लो देखने को मिल सकता है। जैसे एलएमआरसी और डीएमआरसी के कट ऑफ जो आपने देखा, तो ये चूंकि यहाँ पे जो पोस्ट थी, मैं एएम की बात कर रहा हूँ, तो एएम के रिस्पेक्ट में जो पोस्ट थी उसके रिस्पेक्ट में इसकी कट ऑफ कुछ ज्यादा हाई थी। तो यहाँ भी मे बी देखिए, अभी कोल इंडिया का रिजल्ट वेटेड में है। अगर कोल इंडिया का रिजल्ट आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि क्या कट ऑफ जा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी कुछ जॉब ऐसी ही है। अगर हम इसके सीट की बात करें, यानी कितने यहाँ रिक्रूटमेंट, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट है टोटल लगभग 25 जनरल की सीटें हैं, ठीक है। और लगभग 13 के अराउंड आपका ओबीसी है, ठीक है। और आपका 6 ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं और 5 एससी एसटी, 5 और 10, मतलब टोटल 15। एससी एसटी में टोटल कितने हैं, लगभग 15 सीटें हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल 80 सीटें हैं लगभग, ठीक है, 80, ठीक है। उसमें से जनरल की सीटें यहाँ भी आपकी लगभग कितनी है, जनरल वो भी इलेक्ट्रिकल, मैं केवल इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जो भी बातें आपकी चलने वाली हैं टोटल किसके बारे में है, इलेक्ट्रिकल। मैं पूरा का पूरा आपका पैटर्न डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल से जो बच्चों ने बीटेक कर रखा है वो फॉर्म ये भर चुके हैं। तो यहाँ भी जनरल की सीटें लगभग आप मान के चलिए कि 25 to 30 के बीच में ही आपको क्या करना है, फाइट करना है। ये मैं आपको डेटा नहीं बता रहा हूँ कि कितनी सीटें आपको भरना है। फॉर्म इससे भी कम के आ रहे हैं, 10-12 पोस्ट पे आजकल फॉर्म आ रही है रिक्रूट। तो ये तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत अच्छी आपकी रिक्रूट है। तो अब मेरा टारगेट क्या होगा कि ये चीज से डिफाइन, तो किसी के कंपटीशन का लेवल डिफाइन यहीं से होता है कि कितनी पोस्ट है और वो जॉब जो है वो कितना इंपॉर्टेंट जॉब है। तो ये दोनों के दोनों जॉब हैं जो बहुत ही अच्छी इनकी पैकेज है और बहुत अच्छा फैसिलिटीज है। अगर यूपीपीएससी की बात करो तो ये इसके रिस्पेक्ट में तो ये और भी बहुत ही अच्छी जॉब है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। और इसका जो सिलेबस है वो इस बार कुछ एससी के पैटर्न का है, जैसे प्री होता था 2 पेपर। तो अब यहाँ पे भी हम चर्चा करेंगे कि टोटल पैटर्न्स दोनों के क्या हैं, क्योंकि हमें पैटर्न और स्ट्रेटेजी ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना है। बट एक बार मैं आप उन स्टूडेंट्स को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने, इफ यू आर नॉट फिल दिस फॉर्म एनएलसी, यू हैव एन चांस,
have another chance, you can fill this form. ओके, आप फॉर्म भरने से पहले पूरा का पूरा इसका एनक्लोजर जरूर पढ़ लेना आप, यानी इसके एडवर्टीजमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो पूरा का पूरा पढ़ के ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि यहाँ जो अपलोड करने की प्रोसेसर है डॉक्यूमेंट्स वो आपके सारे सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जो वहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आप देख लेना। तो लगभग मैं वैकेंसीज की बात करता हूँ, अगर 6 ईडब्ल्यूएस मिला दो तो वो भी जनरल में आ जाएगा, बट ईडब्ल्यूएस बट फिलहाल मैं जनरल को लेके चलता हूँ कि इतनी सीटें हैं। चलिए, टोटल तो जनरल की इतनी बहुत होती है फ्रेंड्स, अभी ओबीसी के भी कैंडिडेट्स बहुत हैं, तो इसमें भी ओबीसी है। चलो मैं टोटल वैकेंसीज की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज है वो लगभग 60 के अराउंड है। ठीक है, आप ऐड कर दीजिए 13 और 15 तो हो जाएगा, कितना हो गया आपका 40, और देखिए इसमें ऐड कर लीजिए आप, लगभग 13 आपका 6 और आपका 15, तो ये 15 आपका कितना हो गया 40 और 40 और वो 60, नियर अबाउट 60 सीटें यहाँ पे 65 के करीब मान के चलिए, यहाँ पे 60 करीब। ठीक है, एग्जैक्ट आप डाटा देख लेना वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है लगभग 80 के अराउंड सीटें हैं, मैं अप्रॉक्स में चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबरिंग हमें नहीं यहाँ पे काउंट करानी है। इतनी सीटें हैं तो इतने रिक्रूट बहुत हैं। ठीक है, टोटल अगर टोटल की बात करो तो 60 प्लस है। ठीक है, और ये आपका 80 प्लस की बात, प्लस तो 80 के अराउंड कर दीजिए टोटल। अब अगर हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, देखिए लगभग टोटल इसकी एग्जैक्ट मैं डाटा इसका दे रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा इसकी है तो याद आ गया 65। ठीक है, तो 65 सीटें हैं आपकी एनएलसी में। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों में एज लिमिटेशन, इसकी भी 30 से इसका तो 30 तक भी बढ़ सकते हैं, 30 से ऊपर भी यूपी के कैंडिडेट बढ़ सकते हैं। इसका एज लिमिटेशन है कुछ 30। तो ये तो रहा। अब दूसरी बात कि जो भी बच्चे यहाँ पे गेट या ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, यानी वो सारे के सारे बच्चे श्योर है कि ये दोनों के दोनों फॉर्म श्योर फिलअप करेंगे। इट मस्ट भी, होना भी चाहिए कि आप अगर किसी एग्जामिनेशंस की प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके सामने जो भी फॉर्म आ रहे हैं तो उन्हें आपको भरना होगा। लेकिन जो लोग ईएससी और गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो ईएससी का टेक्निकल वाला पार्ट उनके साथ था, नॉन टेक पार्ट हर जगह थोड़ा सा अलग अलग होके सारे एग्जामिनेशंस में दिखता है। टेक्निकल का सिलेबस लगभग वही होता है आपका, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जैसे आपने पीछे वाले सिलेबस में देखा था वैसा ही कुछ सिलेबस इधर भी दिखेगा। जैसा कि आपने डीएमआरसी एएम का दिया होगा, एलएमआरसी दिया होगा, कोल इंडिया दिया होगा, ये सारे के सारे अगर आपने एग्जाम दिए हैं, आज टोटल की टोटल जो हमारी बात होने वाली है वो एई एग्जामिनेशंस की हो रही है। पिछले दिन हमने जेई के बारे में डिस्कशन किया था। तो इस एग्जामिनेशंस में अब क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे ये थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट ही रख रहे हैं, बट एरिया चेंज कर दे रहे हैं। जैसे जैसे ये सब हो रहा है तो आप एरिया चेंज हो रहा है। जैसे पहले कुछ एग्जामिनेशंस हो रहा था उसमें इलेक्ट्रिकल के मशीन वाले पार्ट से सपोज दैट कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आया था, तो नाउ दे आर ट्राइंग टू इंक्रीजेस द ऑर्डर ऑफ ईएमटी एंड reduces the questions of the machine and the power system, otherwise you can say the नेटवर्क से भी बहुत क्वेश्चंस आते थे, वो भी ये डिक्रीमेंट कर रहे हैं। और आपके जैसे ईएमटी हुआ और एनालॉग वाला पार्ट हुआ, ठीक है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के वेटेज आजकल के एग्जामिनेशंस में बढ़ रहे हैं। तो अगर ये सिलेबस, सबसे पहले तो आप उसके सिलेबस को देखोगे, ये दोनों के दोनों सिलेबस जैसे ही आपने इसका एडवर्टीजमेंट लोगे तो उसके साथ ही इन दोनों के सिलेबस अटैच्ड है, आप वहां से इसकी पूरा सिलेबस देख सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करूंगा डिटेल वाला सिलेबस भी, और उसके बाद हम फिर बात करेंगे स्ट्रेटेजी की। चलिए अब हम बात करते हैं दोनों के सिलेबस की। अगर हम बात करें सिलेबस की तो फ्रेंड जो आपका एनएलसी का सिलेबस है, ये एनएलसी के सिलेबस में अगर आप बात करते हो तो 120 क्वेश्चन और 120 मिनट, 120 क्वेश्चन और 120 मिनट। बहुत सिंपल है भाई, एक ही पेपर होगा और आपका फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाइड हो रहे हो तो ठीक है, अगर शॉर्ट लिस्ट यहाँ से होते हो तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। 1:6 में मतलब 6 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा एक सीट पे। यहाँ से जो सीबीटी का रिजल्ट आएगा, जैसे जितने भी पोस्ट हैं 65 हैं, 65 में 6 से मल्टीप्लाई करिए, उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट को यहाँ से क्वालिफाई किया जाएगा। इस एग्जामिनेशंस को जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग बनेगी और उससे
इतने लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, 65 मल्टीप्लाई 6। उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में ठीक है, जो फाइनल उसके बाद मेरिट बनेगी। तो आप एक बात गौर करिएगा कि अगर आप चाहते हो कि इंटरव्यू में आपका इफेक्ट उतना नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ से ज्यादा मार्क्स कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे जो मार्क्स आपको कलेक्ट करना है, तो अब यहाँ का सिलेबस है क्या कि इसमें जो है 80 क्वेश्चन, तो आपके 80 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके किससे हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं। 80 जो है वो कहां से है, इलेक्ट्रिकल से। और बाकी जो 40 क्वेश्चन है वो नॉन इलेक्ट्रिकल है। नॉन इलेक्ट्रिकल का मतलब, इस नॉन इलेक्ट्रिकल का मतलब एफटी। जैसे अब इसमें क्या है, एफटी, ठीक है। और फिर जनरल इंग्लिश, ठीक है, और जीएस जनरल इंग्लिश, और ये एफटी में ही डाटा वाला जो पार्ट होता है वो भी कंबाइंड रहेगा। और फिर क्या आ जाएगा, एक और का बच्चा जनरल रीजनिंग, ठीक है। अब ये जो है 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स सीएस, 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश और 10 मार्क्स आपका रीजनिंग। तो किसी भी एग्जाम में, यानी कंपटीशन जब बहुत अच्छा खासा हो रहा था, अच्छा खासा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो एक 10-10 मार्क्स के भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप इन पे, यानी अभी आपके पास टाइम है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो आप घर पे बैठ के एक पहले तो डिटर्मिनेशन रखिए, जो भी हो रहा है, जॉब्स आएंगी, फिर समय सही हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा 2-4 महीने। तो इस 2-4 महीने में अपने आप को उसकी एबल तो बनाइए। आपको तो अभी टाइम भी चाहिए। अगर आप किसी वजह से कोई एग्जाम क्रैक नहीं करता, तो आपको यू हैव टू टेक सम टाइम अपने लिए, और वो टाइम आपको मिला हुआ है, तो आप अपने आप पे फोकस करो। अगर एक जगह फोकस करोगे तो फिर दूसरी तरफ माइंड भी नहीं जाएगा। तो आप घर पे बैठ के पहले ये वाले पार्ट तो आप, मैं किसी भी जो भी बंदा यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है, मैं उसको सजेस्ट करना चाहूंगा कि पहले उसे नॉन टेक वाला पार्ट इस ड्यूरेशन में तो कंप्लीट कर ही लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्जाम फर्दर देंगे अगर आप गेट या ईएस से हटकर, तो वहां पे आपको एफटी, रीजनिंग और जीएस और थोड़ी सी इंग्लिश, कहीं कहीं इंग्लिश नहीं भी आएगी, कहीं थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो अभी ये दोनों एग्जामिनेशंस की हमें साथ में प्रिपेयर करनी, इसलिए मैं इन दोनों एग्जामिनेशंस को साथ में लेकर आया हूं और अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं कि क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, जो लोगों ने तैयारी की होगी, तो सबसे पहले, कितना वो छोटा एग्जाम हो, कितना वो बड़ा एग्जाम हो, पहले उसका आप एक पूरा डिटेल वाला सिलेबस अपने सामने रखिए जब भी आप किसी एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। क्योंकि आपकी लड़ाई उस एग्जामिनेशंस में है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कौन सा पार्ट है। क्योंकि यहाँ ने एनएलसी ने जो बहुत बड़ा उलटफेर किया है अपने सिलेबस में, ठीक है। अपने सिलेबस के नेटवर्क वाले पार्ट में इस एग्जाम में सबसे लो पार्ट है नेटवर्क का। केवल 2 टॉपिक उन्होंने मेंशन किया। मैं इसे पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ पढ़ के, बस अभी चीजें, ठीक है, अभी इसके बारे में देख लेते हैं। अब इसके इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो अब सब्जेक्ट यहाँ पे जो 80 मार्क्स हैं, अभी मैं यूपीपीएससी की एनालिसिस करेंगे हम। अभी इसके इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट को देख लीजिए। इसके इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में क्या क्या है वो जरा आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस है, क्योंकि याद नहीं रहता इतने टॉपिक, सब्जेक्ट तो याद है, इसलिए मैं आपको देख रहा हूँ। और इसकी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल है, नहीं तो फिर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर आप मेरे ऐड हैं तो वहां पे भी मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। पहला तो ये है आपका। फिर आपका दूसरा पार्ट, एक तो ये और 2, ये मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं। टोटल आपका एनएलसी का सिलेबस है ये, ठीक है, एनएलसी का सिलेबस। अब याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इन्होंने केवल 2 टॉपिक मेंशन कर रहा है। सो प्लीज वॉच द सिलेबस केयरफुली। केवल 2 टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। 3 फेज सर्किट, पावर एंड पावर फैक्टर इन एसी सर्किट। बाकी कोई भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो अगर सिलेबस में मेंशन नहीं है तो वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं। तो जब आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चंस के लेवल मॉडरेट जो पीछे के सारे एग्जाम हुए हैं वो वहीं से आएंगे। बट क्या है कि अगर जो इस टॉपिक के अंदर होंगे वही पूछे जाएंगे, बाकी इससे इसमें नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। अब दूसरा बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की आप बात करते हो तो इसमें सिंपल सा इन्होंने कहा है कि
और ये सारे लोग जानते हैं, बस एक बार सुन लीजिए, ये तो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आई होप सो। इंडक्टेंस के बारे में पूरी प्रॉपर्टी आपको पता है, सोलेनॉइड की इंडक्टेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। एमएमएफ, रिलक्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट यानी परमियंस, यानी जो भी चीजें उससे रिलेटेड हैं, रिलेक्टिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसी में आ जाएगा मैग्नेटिक सर्किट में, तो वो भी आप थोड़ा मोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में भी यहाँ एक्सप्लेनेशन इन्होंने कहा। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात किया है इन्होंने, तो आप इस पे भी फोकस करना। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, किसकी, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस की। तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की ही बात कर रहे हैं, तो बस इतना ही है मैग्नेटिक सर्किट से, कुल मिला के मैग्नेटिक सर्किट का जो पार्ट है। अब है इसके बाद तीसरे पार्ट में इन्होंने लिखा है कि सिग्नल एंड सिस्टम, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैं बस एनालिसिस कर रहा हूं। सिग्नल एंड सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, जब उसकी ये बात कर रहे हैं तो वहां पे इन्होंने सिग्नल सिस्टम मेंशन तो किया है एंड कंट्रोल सिस्टम करके, ये थोड़ा मुझे बहुत अजीब लगा कि सिग्नल सिस्टम यहाँ पे फिर क्यों लिखा गया है इसमें, ठीक है। सिग्नल सिस्टम का कोई भी टॉपिक है नहीं, जबकि इसके अंदर है पूरी की पूरी कंट्रोल, और फिर अलग से भी इन्होंने एक टॉपिक कंट्रोल करके दिया है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप देखना, सिग्नल सिस्टम का वैसे पार्ट कुछ है नहीं, कंट्रोल सिस्टम और जो ये वाला पार्ट है दोनों का सिलेबस सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, सिग्नल यानी नहीं है तो छोड़ दीजिए सिग्नल को, यानी कंट्रोल सिस्टम। अगर सिग्नल सिस्टम के कुछ बेसिक्स को शायद ये पूछ सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो मेंशन किया है इन्होंने, लेकिन बस कंट्रोल सिस्टम यानी सिग्नल से जो बेसिकली सिग्नल का जो सिलेबस है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब कंट्रोल में क्या क्या है, बोर्ड है, बोर्ड प्लॉट, रूट लोकस, स्टेबिलिटी एनालिसिस, लीड लैग कंपनसेटर, अदरवाइज लीड लैग कंपनसेटर, और उसके बाद पी, पीआई, पीडी और पीआईडी कंट्रोलर्स, और फिर आपका स्टेट स्पेस मॉडल, ठीक है, एसटीएम मैट्रिक्स निकालना, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, खासकर उसी पे ज्यादा फोकस किया उन्होंने उस वाले सेक्शन से। स्टेट स्पेस मॉडल जो कि सबके लिए एनालिसिस, वो एक ऐसी टूल है जिससे सारा एनालिसिस कर सकते हो, तो ये भी है आपके इस में, आप देख सकते हैं कि ये चीजें आपकी आएंगी, ठीक है। बोर्ड प्लॉट, रूट लोकस, स्टेबिलिटी एनालिसिस, लीड लैग, इसको छोड़ के आपको ऐसा नहीं करना है फिलहाल। अभी स्टार्टिंग में आप दोनों की साथ में प्रिपेयर करोगे, लिसन, लेकिन जैसे एग्जाम्स की डेट आ जाएंगी तब आपको ये सिलेबस ही, जैसे 15 दिन पहले एग्जामिनेशन है एनएलसी का, 15 दिन बाद, तो उस समय आप केवल सिलेबस पे फोकस किया करो, बाकी अदर वाली चीजों को उस समय स्किप करो, क्योंकि थोड़ा सा बर्डन कम होगा तो माइंड को मेमोराइज उतना कम करना पड़ेगा, तो माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, तो उस समय ज्यादा बेनिफिशियल। अभी सब कर रहे हो तो सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने तो पढ़ लो, क्योंकि अभी यूपीपीएससी का सिलेबस बताऊंगा तो उसका तो बहुत लेंदी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल मशीन, अब है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी चौथे नंबर पे इन्होंने दे रखा है कि मशीन, तो मशीन के बेटे सिलेबस में तो सारी की सारी चीजें हैं लगभग, ठीक है। मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है आपका, उससे क्या क्या है, पीडीएफ देख लेना आप एक बार, जरूर देख लो पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे इतना डिटेल से एक्सप्लेन, यहाँ पे मैं अगर स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करता हूँ तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है, सारी चीजें आप मशीन की लगभग, कुछ चीजें ही स्किप किया इन्होंने, सब देखा। पावर सिस्टम, पावर सिस्टम की भी इन्होंने सारी की सारी चीजें इन्होंने लगभग अप्रॉक्स कर रखी है। फिर आपका सिलेबस में है पावर सिस्टम, यानी अगर हम 5वें पे बात करें तो वो क्या है, पावर सिस्टम, ये है बेटा सिलेबस में, पावर सिस्टम है। तो पावर सिस्टम और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरा है मेजरमेंट, तो मेजरमेंट से भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत आसानी से इन्होंने ले रखा है। मैं आपको बता दूं कि मेजरमेंट, देखो ये एमएम लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। अगर मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पे इसका भी सिलेबस अच्छा है, और यही 3 सब्जेक्ट हैं, और एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो बेटा, अब यहाँ पे जो ज्यादा सिलेबस की बात करें तो वो यही सब्जेक्ट हैं, ये 4, ठीक है। कंट्रोल के भी लगभग अप्रॉक्स सारे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट कुछ यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले होंगे मेरे हिसाब से, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशंस में, क्योंकि इनके सिलेबस ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा सिलेबस है मशीन का, उसके बाद सिलेबस है पावर सिस्टम का, फिर है आपका मेजरमेंट, और उसके बाद है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर कंट्रोल है। तो इस तरीके से इनका वेटेज है, ठीक है। इतना ज्यादा जो सिलेबस है इनसे है, तो क्वेश्चंस भी इसी के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैं बता दे रहा हूँ कि जिस
सिलेबस में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी आ जा रहा है तो उसकी वेटेज प्रेजेंट टाइम में जरूर इंक्रीज हो रही है, तो आप उन पे ज्यादा फोकस करिए। तो आप लकी हैं कि इस एग्जामिनेशन में आपका ईएमटी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी इसके सिलेबस में नहीं है, और मटेरियल साइंस भी नहीं है। यहाँ एनएलसी के सिलेबस में ये दोनों सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कहने के लिए एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। देखो इधर लिख रहा हूं मैं, आप लेकिन अभी इसी का सिलेबस समझिएगा, अभी यूपीपीएससी की मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब अगर हम बात करें तो एनालॉग एंड डिजिटल 8वें पे आएगा, एनालॉग एंड डिजिटल। देखो इसकी अगर आप बात करते हो तो एनालॉग और डिजिटल में कुछ सिलेबस में नहीं है, बस ओपन है, ओपन है और एक्टिव फिल्टर, ओपन और एक्टिव फिल्टर्स, केवल यही दो हैं आपके एनालॉग वाले। एनालॉग के जो ओपैम से एक्टिव फिल्टर्स बनते हैं ना, वो सारा पार्ट है और आपका ओपैम है। बाकी एनालॉग से कुछ भी सिलेबस में नहीं है। तो प्लीज जब आप एग्जाम के 15 दिन पहले हो तो केवल इन्हीं पार्ट्स का रिवीजन करना आप जब एग्जामिनेशंस में जाओगे, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। और दूसरी बात कि डिजिटल में इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर को ऐड किया है, वैसे तो अलग से दिया जाता है माइक्रो प्रोसेसर, बट in this examinations and this syllabus they are provided microprocessor in the part of the डिजिटल का पार्ट बनाकर इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर को रिप्रेजेंट किया है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये अलग से है या जैसे भी आप समझिए इस चीज को, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो आपका 8085 ये अलग से नहीं है, डिजिटल वाले पार्ट में ही दे रखा है माइक्रो प्रोसेसर, और उसमें से भी ज्यादा नहीं इसका पढ़ना है। आर्किटेक्चर और प्रोग्रामिंग और इंटरफेसिंग 3 टॉपिक दे रखा है और अपने आप में ये पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर ही हो जाता है, थोड़ा पार्ट ही बचता है। आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग एंड इंटरफेसिंग, प्रोग्रामिंग जो करते हैं उनके कोड्स होते हैं हेक्साडेसिमल में जो लिखे जाते हैं, उस तरह से मूव करना, ठीक है, या कॉपी करना, या तो जैसे जो भी रोटेट करना, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये सारे के सारे पूछे जाएंगे आपसे। आर्किटेक्चर पूछा जाएगा, कितने फ्लैग्स होते हैं, क्या होते हैं फ्लैग काउंट, फ्लैग रजिस्टर्स कितने होते हैं, कितने रजिस्टर्स होते हैं, कितने रजिस्टर्स पेयर होते हैं, बसेस क्या होती हैं, कौन सी मेमोरी इसमें यूज होती है, ठीक है, किस तरीके से इसमें फेच किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को, ये सारा का सारा आपका आर्किटेक्चर में ही आ जाएगा। तो फ्लैग व्लैग से अच्छे खासे क्वेश्चंस कभी कभी देखे जाते हैं, एलयू यूनिट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर डिजिटल की बात करो तो डिजिटल से एक ही टॉपिक है, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और कोई भी टॉपिक वहां से नहीं है। तो इसलिए जब ये सब्जेक्ट आपको दिया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जितना ईएससी और गेट के लिए पढ़ा है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पढ़नी है, ठीक है। तो अभी तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बार बता रहा हूं कि ये उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम के 15 दिन पहले आप इसी पैटर्न पे ही फॉलो करेंगे इसी को, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, क्योंकि ये सिलेबस कम है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग सारा सिलेबस है, बस एक चॉपर नहीं दिखा, कहीं चॉपर की सर्किट कहीं नहीं दिख रही है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर की बात नहीं किया इन्होंने, तो शायद वो ना पूछें, ठीक है। और एक नई चीज इसमें आके हुई है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद, सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स, ये एक नई चीज यहाँ पे ऐड हुई है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ठीक है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स। इसमें है क्या सिलेबस में, देखिए ये आपको पढ़ना है। वैसे मैं ये स्टार्ट भी करूंगा, आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी कराऊंगा जो एक्स्ट्रा सिलेबस है। फजी सिस्टम हो गया आपका, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। उसके बाद है आपका माइक्रो कंप्यूटिंग सिस्टम, माइक्रो कंप्यूटिंग सिस्टम, ये बिल्कुल नया है जो कि अभी तक किसी सिलेबस में नहीं देखा गया है। तो ये भी आपको, अब ये जो स्पेसिफिक इन एनएलसी ने ये सिलेबस प्रोवाइड किया है, क्या उनका एक्सपीरियंस है या क्या वो चाहते हैं, आई डोंट नो, बट आपको क्या करना है कि इसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। तो गाइज ये रहा आपके एनएलसी का पूरा सिलेबस। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जामिनेशंस की, ठीक है, जो है आपका यूपीपीएससी। ये समझ में आ गया। तो
अब की इसकी स्ट्रेटेजी क्या है कि अभी आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, अभी मैं थोड़ा सा इसकी एनालिसिस कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। अभी जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग नए हैं, सबको क्या करना है वो चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दो एग्जामिनेशंस अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, देखो जैसे मशीन हुआ, पावर सिस्टम हुआ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इनमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी इस एग्जामिनेशंस में भी बहुत ज्यादा होंगी। तो मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वो सारे के सारे क्वेश्चन उठाऊंगा और उसके साथ साथ वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। इस तरीके से प्रैक्टिस की जो क्लास होगी वो इनके लिए भी स्टार्ट होगी। मैं ये दोनों के दोनों अब क्लासेस डिवाइड कर रहा हूँ कि सारे के सारे अलग अलग आपको मिल जाएं। पहले मैं सारे के सारे प्रैक्टिस जो था इस तरह का कॉन्सेप्ट की एक ही में बनाता था, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन लगता है कि कौन सा किस एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं सबको वहां से अलग कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी पहले भी मेरी वीडियोस पड़ी हुई है प्रैक्टिस की, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही हैं। तो अब चलिए इसके सिलेबस की बात करते हैं। भाई इसका सिलेबस क्या होने वाला है? इसके सिलेबस की अगर आप बात करो तो इसका सिलेबस में 2 पेपर होंगे, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, और दोनों पेपर को अगर क्वालिफाई करते हैं, दोनों पेपर होंगे आपका पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। ये पेपर 1 जो होगा ये भी आपका कितना होगा? ये भी आपका 375 मार्क्स का होगा, और ये भी आपका कितना होगा? 375 मार्क्स का होगा। यानी टोटल आपके कितने हो गए? 24 मार्क्स, और प्लस इंटरव्यू होगा इसके बाद। इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का है बेटा? 100 मार्क्स का। यानी अब टोटल आपके हो गए 850 मार्क्स। यानी ये एक ही बार में पेपर होगा आपका, एक ही साथ, मतलब इंटरव्यू बाद में होगा। एक ही बार में आपको 2 पेपर मिलेंगे 3-3 घंटे के, ठीक है, 3-3 आवर्स। टाइम जो होगा आपका टोटल 150 मिनट मिलेगा। यानी ये पेपर भी आपको कितने में करना है? आपको 150 मिनट, 150 मिनट, ठीक है, पूरा का पूरा 3 घंटे नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ भी केवल 150 मिनट ही मिलेगा आपको, 3 घंटे नहीं मिलेंगे, एक्चुअल 2.5 घंटे ही हैं। जैसे जो लोग जो लोग ईएससी का पेपर दिए होंगे उनको क्या होता है कि 2 पेपर आप देते होते पहले, अब दोनों को कंबाइन करके 150 के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वैसे ही अब आपके इसमें क्वेश्चंस कितने होंगे? क्वेश्चंस की अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पे आपका 125 क्वेश्चन, यहाँ भी आपके कितने होंगे? 125 क्वेश्चन। दोनों में कितने कितने क्वेश्चंस होंगे? पेपर 1 में भी आपका 125 क्वेश्चन होगा, 125 क्वेश्चन, और इसमें भी क्या होगा आपका? 125 क्वेश्चन दोनों पेपर में। और दोनों की सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बात करें, मैं अभी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि इस तरह से आपका 125 क्वेश्चन 150 मिनट में करने हैं, यहाँ भी 125 क्वेश्चन 150 मिनट में करने हैं, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और फ्रेंड माइनस मार्किंग भी है 1/4, रिमेंबर दैट पॉइंट कि माइनस मार्किंग यहाँ पे 1/4 है, 1/4 है माइनस मार्किंग, तो 3 का 1/4 कर लीजिएगा। तो अब आपका क्या है? 375 क्यों हुआ है? क्योंकि 125 और मल्टीप्लाई 3, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है 150 और मिनट, मतलब क्या है कि 2.5 घंटे में ही आपको ये क्वेश्चंस करने भी होंगे। तो लेवल जो होगा एग्जामिनेशंस का, कुछ कुछ हो सके तो ईएससी के पैटर्न्स का भी हो सकता है, या थोड़ा सा उससे डाउन, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो तो ईएससी के भी क्वेश्चंस आप 1 से 2 बार सारे के सारे प्रीवियस ईयर के उन्हें भी सॉल्व करिए, और प्लस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं एनएलसी, डीएमआरसी, एलएमआरसी, इन सारे के सारे जो पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करिए, यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये है आपका पूरा का पूरा एक पैटर्न। अब हम चलिए थोड़ा डिटेल से इसको देखते हैं कि जो पेपर 1 है उसमें क्या आने वाला है। अगर पेपर 1 की बात करो तो पेपर 1 आपका 150 मिनट 120 क्वेश्चन, तो जो 120 क्वेश्चन है अगर पेपर 1 में आप बात करोगे तो इसमें आएगा जनरल हिंदी, और वो जनरल हिंदी आपका कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन का मतलब कितने मार्क्स हो गए?
25 या 75 यानी 75 मार्क्स। अब बात करें कि आपका इलेक्ट्रिकल, यानी अब जनरल इलेक्ट्रिकल की बात होगी, यानी मेन सब्जेक्ट। अगर मेन सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल है तो अब इलेक्ट्रिकल ही लिख दो ना बेटा सीधे, क्योंकि मैं तो केवल इलेक्ट्रिकल का ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ से कितने होंगे 100%, और इस पेपर के लिए यहाँ से कितने मार्क्स हो गए आपके 300 मार्क्स। अब ये पेपर 1 के जो इलेक्ट्रिकल में जो सब्जेक्ट है ये डिवाइड हो चुका है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पार्ट 1 पेपर 1 में आएगा और बाकी जो बचेंगे वो दूसरे में जाएंगे। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसका डिटेल सिलेबस वहाँ पढ़ा हुआ है, और मैं आपके ग्रुप में जो मेरे अंडर में जो ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप का, जो उसमें जो लोग भी 100-200 ऐड है उसमें मैं कर दूंगा। अगर आप भी ऐड होना चाहते हो तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर दो, इसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो नेटवर्क्स है, नेटवर्क सिस्टम की अगर बात करूं तो सबसे पहला इसका देखिए कितने सब्जेक्ट है इसमें, ध्यान से सुन लीजिए। नेटवर्क एंड सिस्टम, नेटवर्क एंड सिस्टम, ठीक है फ्रेंड। एक तो नेटवर्क एंड सिस्टम है, दूसरा जो है दूसरा सब्जेक्ट है पेपर 1 में इलेक्ट्रिकल में आपका ईएम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देखिए कहे थे ना अगर ये सिलेबस में है तो इसके वेटेज ज्यादा आने के चांसेस हैं। फिर है आपका तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे है कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। चौथा सब्जेक्ट है, नीचे दिख रहा है, एक मिनट, चलिए चौथा सब्जेक्ट है आपका एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। पांचवा सब्जेक्ट है आपका पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है। जो छठवां सब्जेक्ट है वो है आपका एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। और सेवेंथ जो है वो है आपका लास्ट मेजरमेंट। तो ये जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो इन सब्जेक्ट से आएंगे। और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि जो पावर सिस्टम एनालिसिस है इसमें प्रोटेक्शन वाला पार्ट नहीं है, प्रोटेक्शन वाला दूसरे पेपर में आएगा। तो इसलिए डिटेल सिलेबस बोल रहा हूँ कि देख लेना इसमें कौन कौन से टॉपिक है इस सब्जेक्ट के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा पार्ट है, कंट्रोल सिस्टम लगभग यहाँ पूरा है, मेजरमेंट भी पूरा है, मशीन का यहाँ पे सिंक्रोनस है, ट्रांसफार्मर है, लेकिन इंडक्शन मशीन फिर बाद में इन्होंने दिया है दूसरे वाले पेपर में। तो चलिए अब हम दूसरे वाले पेपर की बात करते हैं। ये पेपर फर्स्ट का पैटर्न है, इतने सब्जेक्ट आएंगे, डिटेल सिलेबस भी आप देख लेना, एक एक टॉपिक क्लियर कर लेना कि क्या क्या आने वाला है इन सब्जेक्ट्स में से, ठीक है। अगर अब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 भी आपका क्या होगा, पेपर 2 भी आपका सेम उतने ही मार्क्स का है, ठीक है। और ये भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, दोनों पेपर साथ में ही होंगे, ठीक है, एक के बाद दूसरा शुरू होगा, 2.5 घंटे दोनों के लिए हैं, 2.5 घंटे। तो अब देखिए पेपर अगर 2 की बात करें तो अगर इस पेपर नंबर 2 में जो 25 क्वेश्चन होंगे ये जीएस से आएंगे। जो वहां पे हिंदी थी तो यहाँ पे वो चीज बदल जाएगी, 25 क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, जीएस से आएंगे, यानी 75 मार्क्स, 75 मार्क्स आपका जीएस से आ गया। और आपका 100 क्वेश्चन क्या से आएगा, 100 क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन है फ्रेंड वो आपका किससे है, इलेक्ट्रिकल। लेकिन ये वो सिलेबस नहीं होगा जो अभी पीछे था, यहाँ पे सब्जेक्ट बदल जाएंगे। अब यहाँ के जो सब्जेक्ट है देखिए पहला सब्जेक्ट यहाँ पे जो आने वाला है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आने वाला है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा सब्जेक्ट जो आने वाला है वो माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन, देखिए नया होगा आपके लिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, माइक्रोवेव एंड, देखिए माइक्रोवेव तो ईएससी के सिलेबस में भी नहीं था, तो ये टोटली नया है आपके लिए, पढ़ना पड़ेगा कौन कौन सा टॉपिक है इसमें, ठीक है। उसको देख लीजिए आप क्या क्या है और उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये तो खैर जो लोग ईएससी का प्रिपरेशन किए होंगे वो थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आप टॉपिक जरूर देख लीजिए कौन सा है, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब अगर हम चौथा सब्जेक्ट इसमें बात करें, चौथा सब्जेक्ट है एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिक्स,
देखो कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ भी लिखा है और अलग से एक टॉपिक दे रखा है कि एनालॉग कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिक्स, यानी ज्यादा डिटेल्स नहीं आने वाला है, ठीक है। एनालॉग आपकी जितनी भी मेथड्स होती हैं FM, AM और PM, ये सारे के सारे आएंगे, और थोड़ी थोड़ी एनालॉग जो आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारा का सारा इसके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सारे के सारे आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पे PDF डिटेल वाला। अब है आपका इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन, कहते हैं ना इंडक्शन अलग से दिया हुआ है इसमें, इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन, ठीक है। अब आपका 6 क्वेश्चन में 6 नंबर में आएगा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर, ठीक है। पावर सिस्टम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, यानी जो रिले वाले वाला पार्ट है वो सारा का सारा यहाँ पे है, ठीक है, दूसरे वाले पेपर में, ठीक है। अब आपका जो सेवेंथ नंबर है वो है आपका न्यूमेरिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल, ये क्या है भाई, मैथ का भी पार्ट है आपका, जैसे बाइसेक्शन, रेगुलर, फाल्सी, ये सारे मेथड्स पढ़े थे ना आप, न्यूटन रैप्सन, तो वो उससे भी आपको क्वेश्चंस आता है, जैसे गेट के सिलेबस में भी है ये, तो गेट का सिलेबस का ये पार्ट है, कुछ ESC में भी है, तो यहाँ पे भी है। अब अगर हम बात करें 8 वाला, 8 नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे। मटेरियल में आपका जो भी है सब कुछ दिया हुआ है, क्रिस्टल वाला पार्ट है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, मैग्नेटिक, सारे मटेरियल्स है यहाँ पे, यानी मटेरियल का, इलेक्ट्रिकल मटेरियल का पूरा सिलेबस है यहाँ पे। अब उसके बाद है एलिमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, एलिमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर यहाँ भी है। अभी माइक्रो प्रोसेसर आपने देखा था कि NLC के भी सिलेबस में, देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है, तो अभी आपको क्या करना है, कुछ आपके लिए नए सब्जेक्ट हो सकते हैं, खासकर जो लोग ESC की भी प्रिपेयर नहीं किए होंगे उनके लिए बता दूं कि ये एनालॉग एंड कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, यानी अब ये सारा का सारा आपके लिए क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी आपके लिए नई चीज है। जो लोग इसको भी कम लोग पढ़ते हैं, तो ये 3 चीज अगर आप यहाँ पे चाहते हो अच्छा स्कोर करना, तो इनमें भी आपको बहुत अच्छा मार्क्स होना चाहिए। मटेरियल भी कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं, खासकर वो बच्चे मटेरियल भी नहीं पढ़ते हैं, तो मटेरियल भी जो ESC करता है वो तो करता है, तो आपको अगर इस एग्जामिनेशन में करना है तो कुछ ESC का बहुत डिटेल से कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे भी आने के चांसेस हैं, या तो इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट पेपर ही आएगा, और पेपर अगर मॉडरेट आएगा तो देखो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। अगर मॉडरेट पेपर आया तो कट ऑफ श्योर है हाई जाना, तो अगर आप कंपटीशन चाहते हो तो पहले क्या करो कि इन सारे सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज करो। जिन लोगों ने कुछ दिनों से पढ़ाई छोड़ रखी है तो प्लीज वो आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और पहले क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो लोग भी गेट ESC या कहीं से भी कोचिंग कर रखे हैं या कुछ भी पढ़ रखे हैं, तो आप वो सारा का सारा मटेरियल एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस आप स्टार्ट करिए, और प्रैक्टिस ESC के क्वेश्चंस को एक बार कर लीजिए, क्योंकि अपनी स्पीड पहले आप बिल्डअप कर लीजिए। और जो लोग रनिंग में है तो यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स इनके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है, जितने भी वीडियोस हो पाएगी उसके लिए मैं करूंगा, ठीक है। तो यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पर डे आपको पहले सारे के सारे करना, और जब डेट आ जाएगी तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अभी डेट नहीं आई है तो अभी आप सारे को अलग मत देखो, सारे सिलेबस एक बार देख लो और सबको एक अच्छे तरीके से आप मेंटेन करने की कोशिश करो, ठीक है। अब इसके बाद से अभी आप इतना करो, बाकी प्रैक्टिस करते रहो। और नॉन-टेक वाला पार्ट, जो GS वाला पार्ट यहाँ भी है, GS के कुछ क्वेश्चन वहां भी थे, तो रीजनिंग चूंकि वहां कम थी तो ज्यादा नहीं करना है, GS को थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 75 मार्क्स का GS और वहां भी 10 मार्क्स का था, तो GS भी अच्छी खासी रोल प्ले करे। हिंदी भी आपको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे यूपी के लिए भी आप प्रिपेयर करते हो तो वहां पे भी आता है। एक बार पढ़ के उसके नोट्स को कहीं रख दीजिए कि बार बार फिर जो आ रहा है, तो इस तरह से कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, जिनका सब्जेक्ट ही एक बार भी नहीं हुआ है, तो वो पहले क्या करें कि इन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ें, जो मैंने ज्यादा वेटेज के सब्जेक्ट पीछे काउंट कराया था NLC में, उस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद
प्रैक्टिस कैसे करनी है इन चारों एग्जामिनेशंस की, 4 एग्जामिनेशंस मैंने काउंट करा है जो कि आपके सामने आने वाले हैं। इन चारों की किस तरीके से प्रैक्टिस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पे जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। सिलेबस तो कंप्लीट नहीं करा सकता मैं आपका, लेकिन यहाँ पे इसके जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो जरूर कराऊंगा, वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके। थोड़ा सा ट्रस्ट करिए, कुछ दिन बिलीव करिए और साथ में चलिए, फिर आपको दिखेगा। ठीक है, और वैसे भी मैं मशीन की क्लासेस स्टार्ट किया हूँ, मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस डाल ही रहा हूँ, तो जो नए बच्चे हैं वो वहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम में जो अभी यहाँ एक ही है, इन दोनों में ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और बहुत ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके गाइस, तो अभी आज की वीडियो में इतना ही। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका आगे से इनकी प्रैक्टिस की क्लासेस यहाँ पे आपको अपलोड करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है कि ये चीज समझ नहीं आ रही है, ये चीजें मेरे से मिस हो रही हैं, तो आप वहाँ पे प्लीज सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं वो चीजें इम्प्रूव कर लूँ। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, शेयर द वीडियो।